India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाले के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया ने अदालत में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए आबकारी मामलों में अंतरिम जमानत देने का अनुरोध भी किया है। और इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया समेत आरोपियों से उन दस्तावेजों की लिस्ट देने का निर्देश दिया जिन दस्तावेजों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील मोहित माथुर ने दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी करने में देरी की जा रही है। माथुर ने एक अन्य आरोपी बिनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। संजय सिंह ने सिसोदिया मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि सभी ने कोर्ट के समक्ष ईडी के कारनामों को देखा होगा। ईडी जो अपने आप को सूरमा मानती है, उससे एक आरोपी का नाम सर्वेश मिश्र की जगह सर्वेश गुप्ता हो गया है। वहीं मेरे मामले में भी देख लीजिए, उसमें क्या हो गया था। एजेंसी के पास से 20,000 पन्ने गायब हो गए हैं। 600 पन्ने चार्जशीट के गायब हैं। क्यों वो पन्ने छिपा रहे हैं? सारे कागजात और तथ्य कोर्ट के सामने रखें। अगर ऐसा नहीं है तो आपके मन में खोट है। लेकिन आप नाम बदल दे रहे। सर्वेश मिश्रा का सर्वेश गुप्ता हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है। मेरे बारे में डिटेल फारूक भाई ही बोलेंगे, जो हमारे अधिवक्ता जी। 20,000 पन्ने आपने गायब कर रखे, अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट। छिपा के क्यों रखा है उन 20,000 पन्नों को? दिखाओ, देश की जनता जानना चाहती है। माननीय अदालत के सामने रखिए। आप थोड़ी तय करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है जांच करो और सारे कागजात और तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखो। अगर तुम न्यायालय के सामने 20,000 पन्ने नहीं रख रहे हो, इसका मतलब आपके मन में खोट है और आप सच सामने लाना नहीं चाहते। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। ईडी ने दावा किया कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार हुआ है। इसके मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। पूरे मामले में केजरीवाल के साथ कई आप नेता और मंत्री भी शामिल हैं। हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं ईडी के आरोप पर आप ने निशाना साधते हुए कहा था कि बदले की भावना के तहत ये सब किया जा रहा है। लोग इसका जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि उनके घर से जानबूझकर मीठा खाना भेजा जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने ईडी के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ये बयान मीडिया के लिए दे रही है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल का फास्टिंग शुगर 243 था, जो कि बहुत ज्यादा है। उन्हें डॉक्टर्स की ओर से निर्देशित भोजन ही दिया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग मामले में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि वे मेडिकल आधार पर जमानत के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। कोर्ट के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू, पूड़ी, आम और मीठा खा रहे हैं। वह ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। ये एक तरह से मेडिकल के आधार पर जमानत लेने का तरीका है। यही वजह शुगर बढ़ने की। They have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. त्यार जैसे रिपोर्ट भी मंगाई सर? Yes. कब पेश करनी सर? No further comments. राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से केजरीवाल का डाइट चार्ट देने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए तय कर दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया है कि हमने जेल अथॉरिटी से केजरीवाल की शुगर लेवल और उनके डाइट चार्ट रिपोर्ट मांगी थी। ईडी ने बताया कि केजरीवाल का शुगर बढ़ने की प्रमुख वजह उनका घर का खाना है, क्योंकि उन्हें घर से आलू, आम, मिठाई, शक्कर की चाय और अन्य मीठी चीजें खाने के लिए दी जा रही है और यही वजह है कि उनका शुगर बढ़ा है। ईडी ने कहा कि शुगर को ही मेडिकल के आधार पर जमानत दाखिल करने का आधार बनाया जा रहा है। केजरीवाल के वकील ने ईडी की दलील का विरोध करते हुए कहा है कि ईडी मीडिया के लिए ये बयान दे रही है, जबकि केजरीवाल की फास्टिंग की शुगर 173 267 तक भी गया है। मेडिकल भी 120 लेवल के शुगर को नॉर्मल मानता है। He is only eating what has been prescribed by the doctors, and this is an issue made by ED so that this home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want to. Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar. Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. I don't want to say anything much further. But aren't these foods exactly what are high sugar foods? अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। ऐसे में उनके वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले एप्लीकेशन दायर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को डॉक्टर से नियमित कंसल्टेशन देने की मांग की थी, लेकिन अब उनके वकीलों ने ये एप्लीकेशन वापस ले ली है। इसी एप्लीकेशन के विरोध में ईडी ने अदालत के समक्ष ये बातें कही। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। फिलहाल शुक्रवार को मामले पर अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को केरल के कासरगोड के मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम में खराबी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गलत तरीके से वोट दर्ज करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद चुनाव आयोग के वकील को इस मुद्दे को देखने का निर्देश दिया। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें चुनाव के दौरान ईवीएम के माध्यम से डाले गए प्रत्येक वोट का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनावों में ईवीएम वीवीपैट से 100% मिलान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 2019 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने आम चुनावों में मतदाता मतदान डेटा में कथित विसंगतियों के संबंध में रिपोर्टों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार 373 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर था। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट मामले में
याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट का हवाला देकर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम वीवीपैट मामले में बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि विसंगति लाइव मतदाता मतदान डेटा के साथ थी, जो कि उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया, न कि ईसीआई के साथ। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटों और गिने गए वोटों की संख्या के बीच कोई बेमेल नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से इस आरोप को देखने को कहा। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वीवीपैट मशीन में लाइट 7 सेकंड तक जलती है। अगर वह लाइट हमेशा जलती रहे तो पूरा फंक्शन मतदाता देख सकता है। वहीं एक याचिकाकर्ता की तरफ से वकील निजाम पाशा ने दलील देते हुए चुनाव में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपने वीवीपैट की स्लिप को खुद बैलेट बॉक्स में डाले। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि इससे क्या वोटर के निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। वकील निजाम पाशा ने अपने जवाब में दलील दी कि वोटर के निजता से अधिक जरूरी है उसके मतदान का अधिकार। कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न हो सके। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि छेड़छाड़ न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी नितेश व्यास ने कोर्ट में ईवीएम से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ईवीएम प्रणाली में 3 यूनिट होते हैं। पहला बैलेट यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा वीवीपैट, जिसमें पहला बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए है, जबकि दूसरा कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रह करता है और वीवीपैट सत्यापन के लिए है। चुनाव से 4 दिन पहले कमीशनिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी उम्मीदवार मौजूद रहते हैं और पूरे प्रक्रिया की जांच की जाती है, जहां इंजीनियर भी मौजूद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रोग्राम मेमोरी में कोई छेड़छाड़ हो सकती है। चुनाव आयोग ने बताया कि इसे बदला नहीं जा सकता। ये एक फर्मवेयर है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का है, इसे बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। वहीं रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में जाती है और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में इसे लॉक किया जाता है। कोर्ट ने पूछा कि जब ईवीएम को भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की अनुमति होती है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने से पहले एक मॉक पोल किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल की अनुमति होती है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल के कासरगोड में मॉक पोलिंग के दौरान ईवीएम के द्वारा बीजेपी के पक्ष में वोट रिकॉर्ड दर्ज होने की छपी खबरें झूठी हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर दाखिल याचिका जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। अगर चुनाव आयोग ने कुछ अच्छा किया है तो आपको उसकी भी सराहना करनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने सफाई देते हुए कहा कि हम कोई आरोप नहीं लगा रहे। सुबह जो शिकायत की थी वो चुनाव एजेंट द्वारा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। ब्रजभूषण सिंह ने यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह की अर्जी पर 26 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। जनवरी 2023 में पहलवानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। 18 जनवरी को पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था और जिससे विपक्ष के कई नेताओं को समर्थन मिला। ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण और धमकी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया। उनके इस्तीफे और महासंघ को भंग करने की मांग पहलवान कर रहे थे। ब्रजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। ब्रजभूषण ने अपनी अर्जी के साथ पासपोर्ट की कॉपी भी कोर्ट को दी है। उस पर उस तारीख को उस देश की इमिग्रेशन मोहर भी लगी हुई है जहां होने का दावा सिंह कर रहे हैं। ब्रजभूषण ने ये दावा किया है कि वो उस समय दिल्ली में ही नहीं थे। कोर्ट ने ये कहा कि एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से वापस आने के बाद WFI दिल्ली कार्यालय में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन ने उस तारीख पर CDR की कॉपी नहीं जमा की है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण की अर्जी का विरोध करते हुए ये कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान के बाद चार्ज फ्रेम करने पर बहस के दौरान ये बिंदु कोर्ट के सामने ब्रजभूषण के वकील ने नहीं उठाया था। अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा
रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये सिर्फ एक तारीख के आरोप पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरे आरोपों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी में दिल्ली की घटना का जिक्र नहीं है। 7 सितंबर 2022 की WFI की घटना का आरोप लगाया जा रहा है। उस तारीख पर ब्रजभूषण दिल्ली में नहीं थे। अगर दिल्ली पुलिस के पास CDR है तो वो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। ब्रजभूषण के वकील ने कहा, हमने पासपोर्ट की कॉपी भी लगाई है जिसमें इमिग्रेशन की मोहर लगी हुई है। अगर दिल्ली पुलिस को इस बिंदु पर जवाब दाखिल करना है तो 1 हफ्ते का समय ले लें। पहलवान ब्रजभूषण सिंह के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। मंच पर आग बबूला ब्रजभूषण सिंह ने एकदम थप्पड़ जड़ दिया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। इधर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते 3 साल तक अपनी ही बेटी के साथ बार बार बलात्कार करने के दोषी व्यक्ति की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने इसे विश्वासघात और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करने वाला मामला बताया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने कहा, आरोपी ने बच्ची को पिता जैसा प्यार, स्नेह और समाज की बुराइयों से सुरक्षा देने की बजाय उसे हवस का शिकार बनाया। ये एक ऐसा मामला है जहां विश्वास को धोखा दिया गया है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसीलिए आरोपी किसी भी सहानुभूति या किसी उदारता का पात्र नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी बच्ची के साथ उसके पिता द्वारा किए गए अपराध से अधिक जघन्य कुछ भी नहीं हो सकता और बच्चों से बलात्कार के मामले में निपटते समय अदालतों के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। अदालत दोषी की ओर से दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें बिलासपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे IPC की धारा 324 और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पूरी तरह से जांच करने के बाद कोर्ट ने शुरुआत में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये कहा है कि यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में पीड़िता की एकमात्र गवाही आरोपी की सजा का आधार हो सकती है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि कथित यौन उत्पीड़न के समय पीड़िता नाबालिग थी और जब आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था तब पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम थी। इसके अलावा पीड़िता द्वारा दी गई गवाही पर गौर करने पर अदालत ने पाया कि CRPC की धारा 164 के तहत अपने बयान में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके पिता अपने शैतानी कृत्य से उसे प्रताड़ित करते थे और वो कोर्ट के समक्ष में अपने बयान पर कायम रही है। अदालत ने कहा, पीड़िता की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है जो सुसंगत और विश्वसनीय है और उसमें सच्चाई की झलक है। पिता होने के नाते आरोपी ने लगभग 12 वर्ष की अपनी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया। नतीजतन ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दी गई दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी गई। क्या ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन के फैसले को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है? आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से इस मसले को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक सवाल उठाया गया कि क्या कोर्ट को एक आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर हो सकती है। एक आर्बिट्रल अवार्ड एक अवार्ड है जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से बनता है ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। इस अवार्ड को जजमेंट के समान माना जाता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस M हकीम एंड अनदर में क्लेम करा कि कोर्ट को एक आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई करने की कोई पावर नहीं है एंड अवार्ड को कैंसिल सिर्फ सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के पैरामीटर से ही करा जा सकता है। हाल ही में SV सुंदरम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया वर्सेस हकीम एंड नैदर के प्रिंसिपल को रिकॉल करते हुए हेल्ड करा कि कोर्ट अंडर सेक्शन 36 ऑफ द 1996 एक्ट लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर सकता बाय मॉडिफाइंग एन अवार्ड। प्रीवियस केसेस से ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सेटल हो चुका है। आर्बिट्रल अवार्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करा जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू पास एनी डिक्री और ऑर्डर फॉर कंप्लीट जस्टिस। दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ विल बी कंसिडर्ड बाय 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.